चलिए, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति को देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या क्या देख लिए, सबसे पहले हम लोग देख लिए कि वैदिक सभ्यता के बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से हुई, इसके काल के बारे में जाने, इसके विस्तार के बारे में जाने, इसके नदियों के बारे में जाने कि ऋग्वेद में कौन कौन नदियों का उल्लेख किया गया है, मरुस्थल के बारे में जाने, समुद्र के बारे में जाने कि क्या ऋग्वेद में इन सब के बारे में उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया है, अगर किया गया है तो उनके नाम सबको देखे थे अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ऋग वैदिक कालीन जो आर्य लोग थे उनके संघर्षों को देखे थे। ठीक है, संघर्षों में हम लोग क्या देखे थे, 10 राग युद्ध को देख रहे थे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कहाँ हुआ था, कौन कौन लोगों के बीच में हुआ था, कौन कौन आर्य लोग थे, कौन कौन अनार्य लोग थे, इन सभी बातों को देखे थे। ठीक है, अभी हम लोग क्या देखेंगे, तो ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति को देखेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी ना, इसलिए उसको अलग कर दिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, राजनीतिक जीवन को देखेंगे। कौन लोगों का राजनीतिक जीवन, तो ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति को देखेंगे। मतलब 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच में जो लोग थे, आर्य जो लोग थे, उन लोगों का राजनीतिक स्थिति कैसा था, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि ऋग वैदिक कालीन के जो लोग थे, वो लोग कबीलाएँ जीवन जीते थे। कैसा जीवन जीते थे, कबीला के रूप में वो लोग जीते थे। तो उन लोगों का राजनीतिक इकाई जो बटा रहेगा, कबीला के रूप में ही बटा रहेगा। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि ऋग वैदिक कालीन में उन लोगों का राजनीतिक इकाई कबीला के रूप में बटा हुआ था। किस रूप में बटा हुआ था, कबीला के रूप में बटा हुआ था। तो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई जो था वो क्या था, परिवार था। क्या था, परिवार। तो लिख देते हैं राजनीतिक इकाई, ठीक, राजनीतिक इकाई क्या था, सबसे पहले क्या था, परिवार था। बहुत सारे परिवार मिलके क्या कहलाए, कुल कहलाए। बहुत सारे कुल मिलके क्या कहलाया, कुल मतलब खानदान। ठीक है, बता देंगे। उसके बाद क्या कहलाया, ग्राम कहलाया। बहुत सारे ग्राम मिलके क्या कहलाया, प्रखंड। मतलब ऋग्वेद में 20 की चर्चा है, 20 लिखा गया है। फिर उसके बाद बहुत सारे 20 मिला है तो क्या बना है, एक जन बना है। क्या बना है, एक जन बना है। और बहुत सारे जन मिला है तो जनपद, और बहुत सारे जनपद मिला है तो महाजनपद मिला है, बना है। तो जनपद महाजनपद के बारे में हम लोग उत्तर वैदिक काल में देखेंगे। पर ऋग वैदिक कालीन जो लोग थे, जन तक ही उनका प्रशासनिक इकाई था। कहाँ तक था, जन तक था। तो यहाँ से 2 सवाल बन सकते हैं कि ऋग वैदिक कालीन लोगों का राजनीतिक इकाई, सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कौन सी थी, तो क्या बताइएगा, परिवार। और सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या बताइएगा, जन बताइएगा। कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे छोटी राजनीतिक इकाई परिवार, मतलब सबसे छोटा उन लोगों का जो राजनीति करने का, शासन प्रशासन करने का सबसे छोटा इकाई क्या था, तो परिवार था। अभी हम लोग का सबसे छोटा इकाई क्या है, वार्ड है, वार्ड ना है। वार्ड के बाद क्या होता है, मुखिया। मुखिया के बाद क्या होता है, ब्लॉक, ग्राम पंचायत कह सकते हैं। मुखिया, ग्राम पंचायत के बाद क्या होता है, ब्लॉक होता है। ब्लॉक के बाद क्या होता है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। डीएम के बाद क्या होते हैं, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री के बाद क्या होता है, प्रधानमंत्री। बटा हुआ है कि नहीं सीक्वेंस में, वो उसी तरह यहाँ पर भी बटा हुआ था। तो सबसे छोटा क्या था, ग्राम था। ग्राम के बाद क्या होगा, सबसे छोटा क्या था, परिवार था। परिवार के बाद क्या था, खानदान, इसको बोल सकते हैं। खानदान में बटा था, है ना। एक कबीला का घर इधर, एक कबीला का घर इधर, एक कुल हो गए, एक कुल के हैं, एक खानदान के हैं। खानदान के बाद क्या था, ग्राम। ग्राम का मतलब लिख सकते हैं अभी का वर्तमान का गांव हो जाएगा या ग्राम पंचायत हो जाएगा। ठीक है, 20 का मतलब क्या होगा, प्रखंड होगा या तहसील कह सकते हैं या ब्लॉक कहा जा सकता है ना। चलिए, तो बहुत सारे गाँव मिल के क्या कहलाते थे, बहुत सारे अलग अलग, बहुत सारे एक जगह, यहाँ पे कबीलाओं का झुंड है, वहाँ पे कबीलाओं का झुंड है। उन सारे को क्या बोला गया, 20 बोला गया। और जन उसको बोला गया। जन किसको बोल सकते हैं, अभी वर्तमान में बोला जाए तो एक जिला को जन बोला जा सकता है। ठीक है, तो इस रूप में उन लोगों का राजनीतिक इकाई बटा हुआ था। कौन लोग का, तो ऋग वैदिक कालीन लोगों का। कौन लोगों का, ऋग वैदिक कालीन आर्य लोगों का राजनीतिक इकाई परिवार, कुल, ग्राम, 20 जन के रूप में बटा हुआ था। सबसे छोटी इकाई परिवार का, सबसे बड़ी इकाई जन का। कोई दिक्कत नहीं। अब परिवार के प्रमुख को, कुल के प्रमुख को, ग्राम के प्रमुख को, 20 के प्रमुख को, मेन आदमी को या जन के मेन आदमी को क्या कहा जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं। परिवार के प्रमुख को गृहपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ठीक है। गृह मतलब घर, पति मतलब रक्षक, घर के रक्षा करने वाले को परिवार
में जो होते थे ना, गृहपति कहलाते थे, मतलब एक पूरे परिवार का रक्षा करता था। ठीक है, कुल के रक्षक को कुलूप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुलूप। ग्राम जो थे, ग्राम के प्रमुख को या मुखिया को ग्रामीणी कहा गया। क्या कहा गया? ग्रामीणी। एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि ग्राम के प्रमुख को क्या कहा गया, तो बता दीजिएगा ग्रामीणी। फिर पूछा जाएगा कि विष के प्रमुख या मुखिया को क्या कहा गया, तो बता दीजिएगा विषपति कहा गया। क्या कहा गया? विषपति। ठीक है, और जन के, है ना, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, जन के, अभी हम किसके बारे में बताएंगे? जन के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो जन के प्रमुख को या मेन आदमी को क्या कहा गया? राजन कहा गया। मतलब राजन, राजन होगा भाई, अब तो प्रधानमंत्री राजा है हमारे देश के, कह सकते हैं। उसी तरह जन के जो प्रमुख या मेन जो आदमी होते थे उसको राजा कहा जाता था या गोप्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोप्ता कहा जाता था, या रक्षक कहा जाता था। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं कि ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक सबसे छोटी राजनीतिक इकाई क्या थी? परिवार। सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या थी? जन। फिर पूछा जाएगा कि राजनीतिक इकाई में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन था? सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन था? राजन था ना। सबसे मेन व्यक्ति कौन है? राजन है ना, या गुप्ता है ना, या रक्षक है ना, जो रजन का होता है, जन का होता है। ठीक, प्रमुख होता है, जन का प्रमुख होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, कोई दिक्कत है? नहीं। ऋग्वेद में जन का 275 बार उल्लेख किया गया। कितना दफा उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में जन शब्द जो है कितना दफ़ा लिखा गया है? 275 दफ़ा। विष का उल्लेख कितना दफ़ा किया गया है? 171 दफ़ा किया गया है। उसके बाद क्या है? कुल जो है इसका 13 दफ़ा उल्लेख किया गया है। एग्जाम में पूछेगा कि ऋग्वेद में जन का कितने दफ़ा उल्लेख किया गया है, तो क्या बताइएगा? 275 दफ़ा जन का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कबीले का कितना दफ़ा उल्लेख किया गया है, तो क्या बता दीजिएगा? 170 दफ़ा किया गया है। 170 71 लिखा रहता है ना, तो 70 आप मानिएगा। ठीक है, चलिए। तो 20 का उल्लेख कितना दफ़ा किया गया है? 170 दफ़ा किया गया है। और ग्राम का कितने दफ़ा किया गया है? ग्राम का, ठीक है, जन हो गया, 20 हो गया, 20 का ग्राम है ना, तो ग्राम का कितना दफ़ा उल्लेख किया गया है? 13 दफ़ा ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये बात समझ में आ गया हो गया। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का भी उल्लेख किया गया है केवल एक बार, केवल एक बार। तो ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का केवल एक बार उल्लेख, इसका ज़्यादा महत्व के बारे में नहीं बताया, लेकिन एक बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्या ऋग्वेद में नगर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में नगर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ, उत्तर वैदिक साहित्य में इसके बाद का जो काल आएगा ना, उसमें नगर शब्द का प्रयोग किया गया है। किसमें? तैत्तिरीय आरण्यक में नगर शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन ऋग्वैदिक कालीन में नगर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। कोई दिक्कत है? नहीं। क्या ऋग्वेद में गणतंत्र या गण शब्द का प्रयोग किया गया है? हाँ, ऋग्वेद में गण या गणतंत्र शब्द का प्रयोग, शब्द का उल्लेख है ना, कितना दफ़ा किया गया है? तो 46 दफ़ा किया गया है। कितना दफ़ा किया गया है? 46 दफ़ा किया गया है। गण या गणतंत्र शब्द का उल्लेख किया गया है। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है? नहीं, है ना। कि ऋग्वेद में जो राजनीतिक इकाई के बारे में बात किया जाए तो परिवार
कुल, ग्राम, विष, जन में विभाजित था, बटा हुआ था, जिसमें परिवार के मुखिया को या प्रमुख को, मुखिया भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुखिया को या प्रमुख को गृहपति कहा गया, कुल के मुखिया या प्रमुख को कुलूप कहा गया, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा गया, विष के मुखिया को विषपति कहा गया, जन के मुखिया को राजन, गोप्ता, रक्षक कहा गया। जो इन सब में सबसे मेन यही ना होगा तो कह सकते हैं राजा, ठीक है। ऋग्वेद में जन शब्द 275 दफ़ा, विष शब्द 170 दफ़ा, ग्राम शब्द 13 दफ़ा उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का उल्लेख केवल एक बार किया गया है। ऋग्वेद में गण या गणतंत्र शब्द का उल्लेख 46 दफ़ा किया गया है। कोई दिक्कत है? नहीं। अच्छे से इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद इसको इरेज करके आगे देखते हैं, ठीक है। चलिए, ऋग्वैदिक जो लोग थे, ऋग्वैदिक मतलब ऋग्वेद के जो लोग थे, है ना, इन लोग में जो राजा बनता था, राजन, गोप्ता, रक्षक जो बनता था, वो लोग वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था। ऐसा नहीं था कि राजा के बेटा ही राजा बनेगा, ऐसा सिस्टम नहीं था, है ना। यहाँ पे राजाओं को हटाने के लिए, पद दिलाने के लिए, है ना, बहुत सारे संस्थाएं, 3 संस्थाएं की कहा जा सकता है स्थापना किया गया था। 3 संस्थाओं के द्वारा यहाँ पे राजाओं पे, है ना, ध्यान रखा जाता था कि राजा, है ना, यहाँ के जनों को, लोगों पे निरंकुशता न दिखाए, मतलब क्रूरता न दिखाए, यहाँ के लोगों के साथ जोर जबरदस्ती न करे। इसीलिए आर्य लोगों ने 3 संस्थाएं की स्थापना की थी। तो पहला संस्था क्या है? विदत, दूसरा सभा, तीसरा समिति। इन 3 संस्थाओं की स्थापना की गई थी कि राजाओं जो है वो लोग सत्ता पे निरंकुशता न दिखाएं, मतलब क्रूरतापन न दिखाए या जोर जबरदस्ती न करे। इसलिए आर्य लोग, है ना, 3 संस्थाओं की स्थापना की थी। तो इन 3 संस्थाओं के बारे में देखेंगे क्यों किया गया था। तो राजाओं को कह सकते हैं ध्यान रखने के लिए कि कोई गलत काम या सही काम, गलत काम ना करे, इसकी वजह से 3 संस्थाएं की स्थापना किया गया था। विदत जो सबसे प्राचीन संस्था थी, उसके बाद सभा आई, समिति आई, ठीक है। तो सभा, समिति, विदत के बारे में जानेंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। नोट हो गया? हाँ, तो सिंपल से हम लोग कह सकते हैं कि ऋग्वेद में राजा जो है निरंकुश नहीं था, क्योंकि राजा की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए 3 संस्थाएं थी। एक संस्था का नाम क्या था? विदत, दूसरा सभा, तीसरा समिति। इन 3 समितियों के वजह से जो राजा था वो निरंकुश नहीं था, क्रूर नहीं था, ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं करता था अपने प्रजा के साथ, ठीक है। इन 3 शक्तियों के मदद से, कौन शक्ति था? सभा का, उसके बाद विदत का, उसके बाद समिति का। इन तीनों के बारे में देखते हैं, ठीक है। चलिए, नोट हो गया होगा? चलिए, नोट नहीं हुआ? तो 3 सभा थी, 3 संस्थाएं थी। क्यों 3 संस्थाएं थी? तो राजा के शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए कहा जा सकता है। 3 संस्था, विदत, क्या है? विदत, दूसरा सभा, तीसरा समिति। तो विदत के बारे में पहले जानते हैं। हो गया? चलो चलो समझो। सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो विदत है,
इसका उल्लेख 122 दफ़ा ऋग्वेद में किया गया है। कितना दफ़ा किया गया है? 122 दफ़ा। यह सबसे प्राचीन संस्था थी। सबसे प्राचीन संस्था कौन सा है इन तीनों में? वेदत। कोई दिक्कत है? नहीं। ये क्यों बनाया गया था? तो धार्मिक कार्यों के लिए, सैनिक कार्यों के लिए, असैनिक कार्यों के लिए इस संस्था को बनाया गया था। तो सिंपल सा लिख सकते हैं, धार्मिक कार्य के उद्देश्य से, धार्मिक कार्यों के उद्देश्य से इस संस्था को बनाया गया था। इस संस्था में महिला पुरुष सब लोगों को भाग लेने का अधिकार था। इस संस्था में जो महिलाएं थे, जो पुरुष थे और पुरुष, इन दोनों को भाग लेने का अधिकार था। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो वेदत जो है, इस संस्था में महिलाएं और पुरुष दोनों भाग ले सकते थे। कोई दिक्कत है? नहीं। ये सब इस वेदत संस्था को क्यों बनाया गया था? तो धार्मिक कार्यों को देख रेख करने के लिए। ठीक है। और उसके बाद यह जो संस्था है, यह सबसे प्राचीन संस्था थी। उसके बाद ऋग्वेद में इसका उल्लेख 122 दफ़ा किया गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बढ़िया से कि ऋग्वेद में वेदत का उल्लेख 122 दफ़ा या 122 दफ़ा किया गया है। कोई दिक्कत है? नहीं। दूसरा, अब हम लोग सभा के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे हम लोग? सभा के बारे में जानेंगे। सभा का उल्लेख ऋग्वेद में 8 दफ़ा किया गया। कितना दफ़ा किया गया है? 8 दफ़ा किया गया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सभा जो एक संस्था थी, ऋग्वैदिक कालीन एक संस्था थी, आर्यों की एक संस्था थी, इसका उल्लेख ऋग्वेद में कितने दफ़ा किया गया है? 8 दफ़ा किया गया है। क्या इस सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था? तो हाँ, सभा में महिलाओं लोग को भाग लेने का अधिकार नहीं था। इसमें कौन कौन से लोग भाग ले सकते थे? तो इसमें श्रेष्ठ लोग, अमीर लोग, बुद्धिमान लोग इसमें भाग लेते थे। कौन लोग भाग लेते थे? श्रेष्ठ लोग, बुद्धिमान लोग, कुलीन वर्ग के लोग ही इस संस्था में भाग ले सकते थे। जोड़ लीजिएगा कि श्रेष्ठ, बुद्धिमान, कुलीन वर्ग के लोग ही इस संस्था में भाग ले सकते थे। किसमें? सभा में। किसमें? सभा में। कोई दिक्कत है? नहीं है। इसका काम क्या था? तो सरकार के कामों में देख रेख करना कि सरकार गलत काम कर रही है या सही काम कर रही है, उसके कामों को देख रेख करना। सरकार कौन? तो वही जन का जो राजन होता था ना, गुप्ता होता था ना, वही तो सरकार है ना, वही तो राजा है ना। तो उन्हीं के कामों को देख रेख करना किसका काम था? सभा का काम था। तो सरकार के कामों को देख रेख करना, सरकार नहीं, राजा। सरकार राजा से में न हुआ, राजा के कामों को देख रेख करना, देख रेख करना। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो सभा में कौन कौन लोग कहा जा सकता है भाग ले सकते थे? तो श्रेष्ठ लोग, बुद्धिमान लोग, कुलीन लोग, कुलीन वर्ग के लोग, अमीर लोग मतलब, या युवा लोग ही इस सभा में भाग ले सकते थे। इस सभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? सभापति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभापति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सभापति कहा जाता था। कोई दिक्कत है? नहीं। वर्तमान में अगर देखा जाए तो हमारा जो राज्यसभा है ना, तो राज्यसभा के समान ही उस वक्त ये सभा थी। अभी जो हमारे देश में राज्यसभा और मंत्रिपरिषद का जो काम है, वही काम ऋग्वैदिक काल में
सभा नामक संस्था की थी। कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अगर देखा जाए वर्तमान में, अगर देखा जाए किसके समान है, तो राज्यसभा के, राज्यसभा और मंत्री परिषद के समान, मंत्री परिषद के समान। कोई दिक्कत है? अभी में जो राज्यसभा और मंत्री परिषद का जो काम है ना, सरकार को नियंत्रण करना, वही कार्य ऋग्वैदिक कालीन मतलब कहा जा सकता है 1500 से लेके 1000 BC के बीच में सभा कार्य में करती थी। कोई दिक्कत है? नहीं। सभा के बारे में जान लिए कि सभा के अध्यक्ष को सभापति कहा गया। सभा में श्रेष्ठ लोग, बुद्धिमान लोग, कुलीन वर्ग के लोग भाग लेते थे और इस सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो आप यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे जोड़ लीजिएगा कि इस सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। गरीब लोगों को भाग लेने के, दास जो थे, दास, क्योंकि इस वक्त का समाज कर्मों के आधार पर बटा हुआ था। इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, राजनीतिक जीवन पढ़ रहे हैं ना, तो सिर्फ राजनीतिक के संदर्भ में बात करेंगे ताकि दिक्कत ना हो। चलिए, तो इस सभा में जो लोग, इस सभा में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार था? नहीं था। कोई दिक्कत है? नहीं। तो आप यहाँ पे बात जोड़ लीजिएगा कि सभा नामक संस्था में महिलाओं को भाग लेने का अधिकार नहीं था। चलिए, तो विदत के बारे में जान लिए, सभा के बारे में जान लिए। तीसरा क्या है? समिति। क्या है? समिति। समिति के बारे में जानेंगे। समिति के बारे में ऋग्वेद में 9 दफ़ा उल्लेख किया गया है। कितना दफ़ा उल्लेख किया गया है? 9 दफ़ा। तो एग्जाम में पूछा जाएगा क्या समिति के बारे में ऋग्वेद में कितने दफ़ा उल्लेख किया गया है, तो बता दीजिएगा 9 दफ़ा उल्लेख किया गया है। कोई दिक्कत है? नहीं। इस समिति में, ये समिति में कौन कौन से लोग भाग ले सकते थे? तो आम जन लोग इस समिति में भाग ले सकते थे। मतलब कहा जा सकता है एक शब्द में, तो सभी लोग इस संस्था में भाग ले सकते थे। महिला हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, सभी लोग, आम जन। अमीर लोग तो इसमें भाग लेंगे नहीं, सोचा जाए तो सिंपल सा कह सकते हैं आम जन या सामान्य वर्ग के लोग इसमें भाग लेते थे। सामान्य वर्ग के भाग सामान्य समूह के लोग या वर्ग के लोग इस संस्था में भाग लेते थे। एक वर्ड में कहा जाए तो सब लोग इस संस्था में भाग लेते थे, महिला हो या पुरुष हो। तो यहाँ से एक सवाल बनता है, क्या महिलाओं को समिति नामक संस्था में भाग लेने का अधिकार था? तब बता दीजिएगा कि हाँ था। कोई दिक्कत है? सभा में नहीं है साल के बाद। चलो, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? चलिए, अब देखा जाए समिति के बारे में, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि सामान्य जन या सभी लोग भाग लेते थे। सभी लोगों को भाग लेने का अधिकार था। सभी लोगों को भाग लेने का अधिकार था। ठीक है। चलिए, अब अगर देखा जाए अच्छा नहीं रहे, इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसके अध्यक्ष को ईशान कहा गया। क्या कहा गया? ईशान कहा गया। ठीक है। तो एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा कि समिति के अध्यक्ष को क्या कहा गया, तो बता दीजिएगा ईशान कहा गया। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो ये किसके स्वरूप है? तो अभी का जो लोकसभा है ना, उसी के जैसा ऋग्वैदिक काल में समिति नामक संस्था थी। कोई दिक्कत है? नहीं। तो वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा के तरह या समान, लोकसभा के समान या तरह। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब देखिए, समिति नामक संस्था और सभा नामक संस्था, ये दोनों मिल के राजा को कंट्रोल करता था, नियंत्रण करता था। अगर राजा कोई गलत कार्य कर रहा है तो इन दोनों की सहमति से राजा को गद्दी से हटा दिया जाता था। ठीक है। कोई दिक्कत है? और गद्दी दिलाने का, हटाने का जो कार्य था, किसका था? तो ये सभा और समिति नामक संस्था का था। ठीक है। तो एक वर्ड में लिख लीजिएगा नीचे में कि
नोट में कर दीजिएगा या स्टार में लिख दीजिएगा कि राजा के गद्दी को हटाने और दिलाने का कार्य किसका था? तो सभा और समिति नामक संस्था का, सभा और समिति नामक संस्था का था। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? किसी को दिक्कत है कि विदत का 122 दफ़ा उल्लेख किया गया है, सभा का 8 दफ़ा, समिति का 9 दफ़ा उल्लेख किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में किया गया है। यह भारत की सबसे प्राचीन संस्था थी, है ना। धार्मिक कार्य के उद्देश्य के लिए यह कार्य करती थी। सभा जो थी राजाओं के कामों को देखरेख करता था। उसके बाद ये वर्तमान में राज्यसभा और मंत्रिपरिषद के समान कहा जा सकता है इसको। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा गया। इसमें सभी वर्ग के लोग भाग लेते थे, है ना। महिला हो या पुरुष हो, सब लोग इस वर्तमान स्वरूप लोकसभा की तरह है। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? गण के बारे में जानिए। गण या गणतंत्र 46 दफ़ा उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब हम लोग देखते हैं, चलो, पता है कि इस वक्त सबसे बड़ा अपराध किसको माना जाता था? जो गाय का चोरी करता था ना, उसको सबसे बड़ा अपराधी माना जाता था, क्योंकि इस काल में गाय का बहुत ज़्यादा महत्व था, बहुत ज़्यादा महत्व था। समझ में आया? तो गाय का 176 दफ़ा उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। गायों का उल्लेख कितना दफ़ा किया गया है? 176 दफ़ा उल्लेख किया गया है। और गाय इस वक्त पशुओं में सबसे पवित्र, सबसे पूजनीय, सबसे उत्तम माना जाता था। कोई दिक्कत नहीं। इसलिए गायों की चोरी करने वाले को सबसे बड़ा अपराधी माना जाता था। हाँ, सजा सबसे बड़ा अपराधी माना जाता था। कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ तक किसको दिक्कत है? नहीं। अब देखिए, गाय जो अपराधी होता था ना, अपराधी मतलब गायों को चोरी करने वाला जो होता था ना, या अपराधी जो होता था ना, अपराधी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? क्या कहा गया है इसको? अपराधी को जीवग्रीव कहा गया है। हाँ, इधर ठीक है, अलग कर देते इसको। अपराधी को, किसको? अपराधी को क्या कहा गया है? जीवग्रीव कहा गया। क्या कहा गया है? जीवग्रीव कहा गया। किसको? अपराधी को। और सबसे बड़ा अपराध क्या था? गायों की चोरी। सबसे बड़ा अपराध क्या था? गायों की चोरी। अगर कोई अपराध करता था, अपराध मतलब ये भी अपराध था ना, किसी को खून करना, ये भी तो अपराध था ना। लेकिन खून करने से भी, किसी की हत्या करने से भी बड़ा अपराध क्या था? गायों की चोरी करना था। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति अमीर व्यक्ति की हत्या कर दिया, अमीर व्यक्ति को मार दिया, है ना, तो उसको दंड के रूप में क्या करना पड़ता था पता है? 100 गाय दान देना पड़ता था उसको। जिसको मार दिया ना, उसके परिवार को 100 गाय देना पड़ता था। सबसे कह सकते हैं ये उसका एक दंड था। सबसे बड़ा दंड क्या था? 100 गाय उसको देना है। 100 गाय उसको देना है। इसको ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो सत्य दया, क्या कहा गया है? सत्यदाय कहा गया है। क्या कहा गया है? सत्यदाय कहा गया है। मतलब 100 गायों की दान। सौ गाय उसको देना पड़ेगा अगर वो किसी की हत्या कर देता है तो। इसको क्या कहा गया? सत्यदाय प्रथा। कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहाँ पे क्या था? ऋग्वैदिक कालीन में बदला लेने की भी प्रथा थी। लोग बदला भी लेते थे। ठीक है, बदला अब नहीं होता बदला लेना, चलो, तो ये लोग बदला भी लेते थे, जिसको क्या कहा गया? बदला लेने को कहा गया वीरदेह। क्या कहा गया? वीरदेह कहा गया। तो वीरदेह प्रथा, बदला लेने की प्रथा। बदला लेना, बदला प्रथा मतलब सिस्टम होता है, तो बदला लेना को क्या कहा गया? वीरदेह कहा गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए इसको नोट कीजिए। कोई दिक्कत है? चलो, बदला लेने की प्रथा को वरदेह कहा गया। क्या कहा गया? वरदेह कहा गया। चलिए, अब यहाँ पे जो अपराधी हैं, अपराधियों को क्या कहा गया है? जीवग्रीव कहा गया। क्या कहा गया है? जीवग्रीव। अब अपराधी को पकड़ने वाला तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा ना, तो अपराधियों को पकड़ने वाले व्यक्ति को
उग्र कहा गया। क्या कहा गया? उग्र। उग्र का मतलब अभी हम लोग क्या कह सकते हैं? अभी अपराधी को कौन पकड़ता है? पुलिस ना। तो कहा जा सकता है पुलिस को उग्र। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपराधियों को पकड़ने वाले को, अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहते थे। क्या कहते थे? उग्र। किसके समान? अभी के स्वरूप में देखा जाए तो पुलिस के समान। कोई दिक्कत है? नहीं। और अपराधियों को क्या कहा गया है? जीव ग्रीव कहा गया है। सबसे बड़ा अपराध क्या है? गायों की चोरी। गायों की चोरी। गाय के बारे में ऋग्वेद में कितने दफ़ा उल्लेख किया गया है? तो 176 दफ़ा। नोट, सब जो भी बात बोलेंगे सब एकदम खास बात बोलेंगे, इसलिए हम बात को लिखे ना भी तो आप उसको नोट कीजिएगा। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति किसी उच्च परिवार के कोई एक सदस्यों की हत्या कर दिया, मार दिया, तो उसको दंड दिया जाएगा ना। तो दंड के रूप में क्या होता था? 100 गायों की दान देना पड़ता था। 100 वो गाय उसको देना पड़ता था। ठीक है, जिसको क्या कहा गया? सत्यदाय प्रथा कहा गया। बदला लेने की प्रथा को बरदे प्रथा कहा गया। अपराधियों को पकड़ने वाले को क्या कहा गया? उग्र कहा गया, जिसको अभी के रूप में देखा जाए तो पुलिस। कोई दिक्कत है? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? विदत सभा समिति, इसमें दिक्कत है? नहीं। शुरू में हम लोग देखे थे उसका जो इकाई था परिवार, कुल, ग्राम, विष, जन, उसके प्रमुख या मुखिया, इन सारी बातों में दिक्कत है? नहीं। तो राजनीतिक जीवन में इतना ही जानना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में किसी को? नहीं। क्या गण शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में? हाँ, बता दीजिएगा 46 दफ़ा। जन शब्द का प्रयोग कितना दफ़ा किया गया है? जन शब्द का 275 दफ़ा। उसके बाद क्या ग्राम शब्द का प्रयोग किया गया है? विष शब्द का प्रयोग किया गया है। इन सारी बातों से एग्जाम में सभा शब्द का प्रयोग कितना दफ़ा किया गया है? विदा शब्द का प्रयोग कितना दफ़ा किया गया है? क्या नगर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है? नहीं किया गया है। उत्तर वैदिक कालीन तैत्तिरीय आरण्यक नामक एक ग्रंथ है जिसमें नगर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो सिंपल सा कहा जा सकता है उत्तर वैदिक कालीन साहित्य में किया गया है, लेकिन ऋग्वैदिक कालीन साहित्य में नहीं किया गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। सबसे बड़ा अपराध गायों की चोरी। अपराधियों को जीवग्रीव कहा गया। सत्यदाय प्रथा, किसी की हत्या करने के बाद उसको दंड के रूप में 100 गाय दान देना पड़ता था। बदला लेने की प्रथा को ऋग्वेद में वरदे प्रथा कहा गया है। अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहा गया है। ठीक है, अब लास्ट बात हम लोग जान लेते हैं। लास्ट बात क्या है? देखिए, अब ऋग्वैदिक कालीन जो राजा होते थे, तो राजाओं के सहयोगी तो होंगे ना, अधिकारी तो होगा ना। तो राजाओं के अधिकारी के बारे में जानते हैं कि कौन कौन अधिकारी थे। बात समझ में आया? जन के जो प्रमुख या मेन जो आदमी होते थे उसको राजन कहा गया, जो पूरे कबीला का राजा होता था। क्या होता था? राजा होता, पूरे जन का राजा होता था। ठीक है, चलिए, तो उस राजा का सहयोगी तो होगा ना, अधिकारी तो होगा ना। तो अधिकारी कौन कौन है उसके बारे में जान लेते हैं। ये गाय है, इसके गायों का उल्लेख ऋग्वेद में 176 दफ़ा किया गया है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग देखेंगे राजा के सहयोगी या अधिकारी। ठीक है, सबसे पहले कौन होते थे? पुरोहित होते थे। पुरोहित क्या होगा? तो राजा का सलाहकार। पुरोहित कौन हो सकता है? तो राजा का सलाहकार होते थे। ठीक है, पुरोहित के बाद क्या होगा? तो सेनापति होगा। सेना के अध्यक्ष को सेनापति कहा गया। सेना के, अब युद्ध लड़ने के लिए सेना तो होगा ना भाई। हाँ, पर एक बात जान लीजिए, इन लोग का अस्थाई सेना नहीं होता था। जब युद्ध वाली बात होती थी ना, तो गांव में जो लोग होते थे, जन होते थे, उसी को शामिल कर लेते थे। और इसी सिस्टम को, इसी अवस्था को क्या कहा गया? मलीशिया कहा गया। क्या कहा गया? मलीशिया। तो नगर नहीं, मतलब गांव,
ना, या वहाँ के लोगों को सेना में शामिल करने की व्यवस्था को यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसी में लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा महत्वपूर्ण शब्दावली, खास खास एक शब्द सब है ना। हम एक एक वर्ड में लिख दिए, लेकिन आप एक एक लाइन में लिख दीजिएगा कि सबसे बड़ा अपराध गायों की चोरी करना है, अपराधी को जीवग्रीव कहा गया है ना। किसी की हत्या करने के बाद उसको दंड के रूप में 100 गायों का दान देना, 100 गायों की दान देना पड़ता था, जिसको सत्यदाय कहा गया है। बदला लेने की प्रथा को वर्दे कहा गया, ये सब बात लिखिएगा। अपराधियों को पकड़ने वाले को उग्र कहा गया, अभी के स्वरूप देखा जाए तो पुलिस। उसी का नीचे लिख दीजिएगा कि इन लोगों का जो सेना था तम अस्थायी नहीं था कि सेना में काम करेगा, तम सैनिक ये लोग हैं दरबार में ही रहेगा, ऐसा नहीं। जब युद्ध वाली बात होती थी तो वहाँ के जो लोग थे, है ना, कह सकते ग्रामवासी जो लोग थे, वो लोग उसमें शामिल हो जाते थे, ठीक है। उसी को मलेशिया कहा गया, लिख लीजिएगा, है ना, कि युद्ध के समय में वहाँ के लोग सेना में शामिल होते थे, उसी अवस्था को मलेशिया कहा गया। क्या कहा गया? मलेशिया कहा गया। क्या कहा गया? युद्ध के समय वहाँ के लोग सेना में शामिल होते थे, उसी अवस्था को, उसी सिस्टम को क्या कहा गया? मलेशिया कहा गया। क्या कहा गया? मलेशिया कहा गया। युद्ध के समय वहाँ के लोग सेना में शामिल होते थे, उसी अवस्था को, उसी सिस्टम को मलेशिया कहा गया। मलेशिया कहा गया। चलिए, सेनापति जो होता था, सेना का अध्यक्ष होता था। सेना का मतलब अब सेनापति भी नियुक्त किया गया कि जो लोग अब मलेशिया जो सिस्टम के द्वारा जो सब लोगों को सेना में शामिल किया जाएगा, तो उसका देखरेख करने वाला तो होगा ना, कौन कौन लोग हैं शामिल करेगा, कैसे लोगों को शामिल करना है, इन सारी बातों को देखेगा कौन? सेनापति। कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ पे चारागाह होते थे, क्योंकि गाय यहाँ पे होती थी, गाय को चराने के लिए फील्ड होता था, तो उस फील्ड को देख रेख करने के लिए, है ना, ब्राजपति होता था। क्या होता था? चारागाह का अध्यक्ष, देख रेख करने वाला, देख रेख करने वाला। चारागाह को देख रेख करने वाले को ब्राजपति कहा गया। कोई दिक्कत है? नहीं। एक है विसपति। क्या नाम है? विसपति। विसपति क्या होता है? तो प्रखंड, विस का मतलब क्या होता है? प्रखंड होता है। पति मतलब रक्षक, तो कहा जा सकता है प्रखंड, पूरे एक तहसील को प्रखंड के जो रक्षक होते हैं, देखरेख करने वाले होते हैं, उसी को क्या बोला गया? विसपति बोला गया। ठीक है, तो लिख सकते हैं विस के प्रमुख। विसपति किसको कहा गया? विस के प्रमुख को कहा गया। ग्रामीणी, ग्राम के प्रमुख को। ग्रामीणी किसको कहा गया? ग्राम के प्रमुख को कहा गया। स्पर्श नामक भी यहाँ पे एक अधिकारी होते थे, जिसको क्या कहा गया? गुप्तचर को स्पर्श कहा गया। किसको? गुप्तचर को। किसको कहा गया? गुप्तचर को कहा गया। दूत, जो एक कबीला से दूसरे कबीला के बीच में संदेश पहुंचाने वाला जो होता था ना, तो उसी को क्या कहा गया? दूत कहा गया। ठीक है, संदेशवाहक कहा जा सकता है, संदेशवाहक ना। एक कबीला से दूसरे कबीला में बात को पहुंचाने वाले को दूत कहा गया। दिख रहा है ना ये? चलिए नोट कीजिए इसको। यहाँ पे देखा जाए तो कुलपति होगा। यहाँ पे तो दिख ही रहा है, एक और लिख देता हूं।
ऊपर लिख देते लेकिन यहाँ पे लिख देते। कुलपति, कुल का अध्यक्ष, कुल का प्रमुख। कोई दिक्कत है? अवाक्ष होता था, राजा लोग क्या करते थे, पासा नामक खेल खेलते थे, तो उसको राजा को सहयोगी जो होते थे, सहयोग करने वाले, मदद करने वाले को अवाक्ष कहा गया, अक्षवाप कहा गया। क्या कहा गया? अक्षवाप। पासा के खेल के दौरान राजा का सहयोगी, राजा का सहयोगी क्या कहा गया? इसको अक्षवाप कहा गया। कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है ना? ये बात जान लो कि शुरू में हम बताए थे कि आर्य जो लोग थे, वो लोग, आर्य जो लोग थे, है ना, ये लोग के पास रथ हुआ करता था। क्या होता था? रथ होता था। तो रथ, राजा के रथ के चलाने वाले को सूत कहा गया। क्या कहा गया? सूत। तो यहाँ पे सब लिख दीजिएगा, सुन के लिखिएगा हर हाल में, ये नहीं सोचिएगा कि पता है और बाद में कभी देखिएगा कॉपी तो पता नहीं चलेगा कि सूत क्या होता है, अक्षवाप क्या होता है। ठीक है, तो लिख दीजिए पासा के खेल के दौरान राजा का सहयोगी। सूत क्या होता है? तो राजा के रथ चलाने वाला को क्या कहा गया? सूत कहा गया है। ये भी सब अधिकारी या नहीं तो सहयोगी, नहीं तो रत्नीन तो है ना, तो लिखना होगा सहयोगी। हाँ, अक्षवाप कहा गया। क्या कहा गया? अक्षवाप। जब राजा पासा खेलते थे तो पासा खेल के दौरान उसके सहयोगी को अक्षवाप कहा गया है। सूत क्या होता है? तो राजा के रथ चलाने वाले को क्या कहा गया है? सूत कहा गया है। सूत कहा गया है। नोट हो रहा है ना? अच्छा से समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है तुमको आज मेरी? राजस्व संग्रहकर्ता को क्या कहा गया है? भागदूत कहा गया है। पालकगल राजा के मित्र को या संदेशवाहक को क्या कहा गया है? पालकगल कहा गया है। राजा के उत्तराधिकारी को क्या कहा गया है? युवराज कहा गया है। तो युवराज तो पता ही होगा ना, युवराज, राजा के उत्तराधिकारी। अब राजा अच्छा है, राजा क्या है? अच्छा है, ठीक है, तो उसका बेटा राजा बनेगा, है ना। अगर वो योग्य है तो उसको क्या बोला गया? युवराज बोला गया है, राजा के उत्तराधिकारी को। अब ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा वही उत्तराधिकारी कहलाएगा। राजा के बाद जो भी राजा बनेगा ना, वो कोई भी हो, बाहरी लोग हो, उसका बेटा हो, कोई भी लोग हो, सब क्या कहलाएगा? युवराज कहलाएगा। तो सिंपल से बोल दीजिएगा, राजा के उत्तराधिकारी को युवराज कहा गया। हम लिख देते हैं, राजा के उत्तराधिकारी, रथ चलाने वाले को। पासा खेल के दौरान राजा का सहयोगी। कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। तो ये सारी बातें जो थी राजनीतिक जीवन के अंतर्गत। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। नेक्स्ट डे हम लोग क्या देखेंगे? इसका सामाजिक जीवन को देखेंगे। ठीक है, चलिए। क्योंकि अब राजनीतिक जीवन पढ़ने का मेन रीज़न था क्योंकि वहाँ के आर्य लोगों का संघर्ष को पढ़े थे ना। अब संघर्ष मतलब क्या होगा? युद्ध होगा, युद्ध ये सब राजनीति में आता है। इस हिसाब से हम लोग राजनीतिक जीवन को देख लिए। कल हम लोग आर्य लोगों का, ऋग वैदिक कालीन आर्य लोगों के सामाजिक जीवन को देखेंगे कि वो लोग अपने समाज में कैसे रहते थे, कौन कौन लोग क्या क्या पहनते थे, कौन कौन लोग उन लोगों का मनोरंजन करने का साधन था, है ना। इन सारी बातों को और बहुत सारी बातों को देखेंगे, ठीक है, कल के डेट में। ठीक है, चलिए। हाँ ना, बोलिए ना, सवाल कीजिए ना, बोलिए ना। नहीं,
संदेश वाहक को बोला जाता है, जो इशारा, जो एक कबीला से दूसरे कबीले में संदेश पहुंचाता था ना, उसी को दूत कहा गया। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये सभी अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट डे हम लोग सामाजिक जीवन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना ही। ऐसे हम लोग हमसे डीप में, गहराई में, एकदम बढ़िया से पढ़ने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल बजाए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें मिस ना हो। क्योंकि रोज़ यहाँ क्लास में 3 पढ़ाई होती है ना, तो हर दिन 3 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। तो आप लोग कह सकते हैं एकदम क्रम में, सिलेबस के साथ पूरा बढ़िया से इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ के, है ना, पढ़ सकते हैं। तो क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल भी बजा दे, ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चलिए।